नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। आखिर इसमें क्या परेशानी है बाबूजी? दिलीप ने विनम्र भाव से बात आगे बढ़ाया। पूछते हो परेशानी क्या है? अरे तुम्हारा तो यह फैसला ही बेहुदा है। अस्पतालों के दरवाजे क्या बंद हो गए हैं जो तुमने अनाथालय का रुख कर लिया? और मैं तो कहता हूँ कि यदि इलाज करने से डॉक्टर हार जाए तब भी अनाथालय से बच्चा गोद लेना किसी भी नजरिए से जायज नहीं है। न जाने किस किस के पापों के नतीजे पलते हैं वहां पर, जिनकी न जाति का पता न कुल का। बाबूजी, यह आप क्या कह रहे हैं? आपने तो हमेशा मुझे दया का पाठ पढ़ाया, परोपकार की सीख दी, और फिर बच्चे किसी के पाप में भागीदार तो नहीं होते। इस संसार में जन्म लेना किसी जीव के हाथ में है। आप ही तो कहते हैं कि जीवन मरण सब विधि विधाता के हाथों होता है, यह इंसान के वश की बात नहीं। तो फिर वह मासूम किस दशा में पापी हुए? इस संसार में आना तो उनका दोष नहीं। अब नीति की बातें तुम मुझे सिखाओगे? श्यामलाल ने माथे पर बल डालकर प्रश्न किया। माना वे बच्चे निष्पाप हैं, पर उनके वंश और कुल के बारे में तुम क्या जानते हो? जवानी में जब बच्चे के खून का रंग सिर चढ़कर बोलेगा तब क्या करोगे? रक्त में उसे गुणसूत्र क्या अपना असर नहीं दिखाएंगे? बच्चे का अनाथालय में पहुंचना ही उनके माँ बाप की अनैतिक करतूतों का सबूत है। ऐसी संतान से तुम किस भविष्य की कामना कर रहे हो? बाबूजी, आपका भय व संदेह जायज है, पर बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में केवल खून के गुण ही नहीं बल्कि पारिवारिक संस्कार और माहौल ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दिलीप बाबूजी को समझाने का भरसक प्रयास कर रहा था और बगल में बैठी अमिता निराशा के गर्त में डूबती जा रही थी। दिलीप और अमिता की शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था। अमिता को संतान होने के बारे में डॉक्टर को उम्मीद थी कि वह आधुनिक तकनीक से बच्चा प्राप्त कर सकती है, और दिलीप काफी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि लाखों रुपए क्या केवल इसलिए खर्च किए जाएं कि हम अपने जने बच्चे के माँ बाप कहला सकें? यह तो केवल आत्म संतुष्टि तक सोचने वाली बात होगी। इससे बेहतर है कि किसी अनाथ बच्चे को अपनाकर यह पैसा उसके भविष्य पर लगा दें। इससे माँ बाप बनने का गौरव भी प्राप्त होगा, वह रुपए का सार्थक प्रयोग भी होगा और किसी बच्चे का भविष्य बन जाएगा। अमिता, बस जरूरत केवल बच्चों को पूरे मन से अपनाने की है। फर्क वास्तव में खून का नहीं बल्कि अपनी नजरों का होता है। दिलीप ने जिस दिन यह कहकर अमिता को अपने मन के भावों से परिचित कराया था, वह बेहद खुशी हुई थी और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। पर अगले ही क्षण माँ और बाबूजी का ख्याल आते ही वह चुप हो गई थी। दिलीप का अनाथालय से बच्चा गोद लेने का फैसला उसे बार बार आशंकित कर रहा था, क्योंकि माँ बाबूजी की सहमति की उसे उम्मीद नहीं थी और उन्हें नाराज करके वह कोई कार्य नहीं करना चाहती थी। अमिता ने दिलीप से कहा था, बाबूजी से पहले सलाह कर लो, उसके बाद ही हम इस कार्य को करेंगे। लेकिन दिलीप नहीं माना और कहने लगा, अभी तो अनाथालय की कई औपचारिकताएं पूरी करनी होगी, अभी से बात क्यों छेड़ी जाए? उचित समय आने पर माँ बाबूजी को बता देंगे, वह खुशी खुशी राजी हो जाएंगे। दिलीप और अमिता ने आखिर अनाथालय जाकर बच्चे के लिए आवेदन पत्र भर दिया था। लगभग 1 माह के बाद आज दिलीप ने शाम को ऑफिस से लौटकर अमिता को यह खुशखबरी दी कि अनाथालय से बच्चे के मिलने की पूर्ण सहमति प्राप्त हो चुकी है। अब कभी भी जाकर हम अपना बच्चा अपने साथ घर ला सकते हैं। भाव विभोर होकर अमिता की आंखें मारे खुशी के बार बार डबडबाती और वह आंचल से उन्हें पोंछ लेती। उसे लगा कि लंबी प्रतीक्षा के बाद उसके ममत्व की धारा में एक नन्ही जान का नौका प्रवाहित हुई है, जिसे तूफान के हर थपेड़े से बचाकर पार लगाएगी। उस नन्ही जान को अपने स्नेह और वात्सल्य की छांव में सहेजेगी, संवारेगी। दिलीप की धड़कनें भी तो यही कह रही हैं कि इस सुकोमल को फूलने फलने में वह तनिक भी कमी नहीं आने देगा।
आने वाली सुखद घड़ी की कल्पना में खोए अमिता व दिलीप ने सुनहरे सपनों के अनेक ताने बाने बुन लिए थे। आज बाबूजी के हाथ से एक तार खींचते ही सपनों का वह ताना बाना कितना उलझ गया। अमिता अनिश्चितता के भंवर में उलझी यही सोच रही थी कि माँ जी को मुझसे कितना स्नेह है। क्या वह नहीं समझ सकती मेरे हृदय की पीड़ा? आज बाबूजी की बातों पर माँ का इस तरह से चुप्पी साधे रहना अमिता के दिल को तीर की तरह भेद रहा था। दिलीप लगातार बाबूजी से वार्ता कर रहा था। बाबूजी, क्या आप भूल गए जब मैं बचपन में निमोनिया होने से बहुत बीमार पड़ा था? मेरी जान पर बन आई थी। डॉक्टरों ने तुरंत खून चढ़ाने के लिए कहा था, पर मेरा खून न आपके खून से मेल खा रहा था, न माँ के खून से। ऐसे में मुझे बचाने के लिए आपको ब्लड बैंक से खून लेना पड़ा था। यह सब आपने ही तो मुझे बताया था। यदि आप तब भी अपनी इस जाति वंश की जिद पर अड़ जाते तो मुझे खो देते ना। शायद मेरे प्रति आपके पुत्रवत प्रेम ने आपको तब तर्क वितर्क करने का मौका ही नहीं दिया होगा। तभी तो आपने हर शर्त पर मुझे बचा लिया। दिलीप, जिरह करना और बात है, और हकीकत की कठोर धरा पर कदम जमा कर चलना और बात। ज्यादा दूर की बात नहीं, केवल 3-4 मकान बात की ही बात है, जिसे तुम जानते भी हो। शर्मा साहब का क्या हश्र हुआ। बेटा लिया था ना गोद, पाला पोसा बड़ा किया, और 21 साल बाद बेटे को अपने असली माँ बाप पर प्यार उमड़ आया तो चला गया ना। बेचारा शर्मा, वह तो कहीं का नहीं रहा। दिलीप बीच में ही बोल पड़ा, बाबूजी, हम सब यही तो गलती करते हैं। गोद ही लेना है तो उन्हें क्यों न लिया जाए, जिनके सिर पर माँ बाप का साया नहीं। कुलवंश जात बिरादरी के चक्कर में हम इतने संकुचित हो जाते हैं कि अपने सीमित दायरे में ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। संसार में ऐसे बहुत कम त्यागी हैं जो कुछ देकर भूल जाएं। अक्सर लोग कुछ देने पर कुछ प्रतिदान पा लेने की अपेक्षाएं भी मन में पाल लेते हैं, फिर चाहे उपहार की बात हो या दान की। और फिर बच्चा तो बहुत बड़ी बात होती है। कोई किसी को अपना जाया बच्चा दे दे और भूल जाए, ऐसा संभव ही नहीं है बाबूजी। माना अनाथालय में पल रहे बच्चों के कुल व जात का हमें पता नहीं, पर सबसे पहले तो हम इंसान हैं ना बाबूजी। यह बात तो आपने ही हमें बचपन में सिखाई थी कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब आप जैसी सोच के लोग ही अपनी बात भुला बैठेंगे, तब इस समाज का क्या होगा। आज मैं ऑस्ट्रेलिया की आकर्षक नौकरी और वहां की जिंदगी छोड़कर आपके यहाँ रहना चाहता हूँ और आप दोनों की सेवा करना चाहता हूँ। तो यह क्या मेरे रक्त गुण है? नहीं बाबूजी, यह तो आपकी सीख और संस्कार है। मैंने बचपन में आपको और माँ जी को जो करते देखा है वही सीखा है। आपने दादा दादी की अंतिम क्षणों तक सेवा की है। आपके सेवा भाव स्वतः मेरे अंदर रच बस गए। इसमें रक्त की कोई भूमिका नहीं है। और ऐसे उदाहरणों की क्या कमी है जहां अटूट रक्त संबंधों में पनपी कड़वाहट आखिर में इतनी विषाक्त हो गई कि भाई भाई की जान के दुश्मन बन गए। देखो, मुझे तुम्हारे तर्कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। श्यामलाल बोले, मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। बेवजह बहस से क्या लाभ। और हाँ, एक बात और कान खोलकर सुन लो। यदि तुम्हें अपनी ऑस्ट्रेलिया की नौकरी पर लात मारने का अफसोस है तो आज भी तुम जा सकते हो। मैंने न तुम्हें रोका, न अब भी रोक रहा हूं, समझे तुम। पर अपने इस त्याग के एहसान को भुलाने की फिराक में हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इतना कहकर श्यामलाल अपनी धोती संभालते हुए तेज कदमों से अपने कमरे में चले गए। माँ जी भी चुपचाप आदर्श भारतीय पत्नी की तरह मुंह पर ताला लगाए बाबूजी के पीछे पीछे कमरे में चली गईं। थके हारे दिलीप और अमिता अपने कमरे में बिस्तर पर निढाल पड़ गए। अब क्या होगा? अमिता ने चिंतित स्वर में पूछा। होगा क्या? जो तय है वही होगा। सुबह हमें अपने बच्चे को लेने जाना है और मैं नहीं चाहता कि इस तरह दुखी और उदास मन से हम उसे लेने जाएं।
अपने निश्चय पर अटल होकर दिलीप ने कहा, पर माँ बाबूजी की इच्छा के खिलाफ हम बच्चे को घर लाएंगे तो क्या उनकी अपेक्षा बच्चे को प्रभावित नहीं करेगी? कल को जब वह बड़ा व समझदार होगा तब क्या घर का माहौल सामान्य रह पाएगा? अपने मन में उठ रही इन आशंकाओं को अमिता ने दिलीप के सामने रखा तो वह बोला, सुनो, हमें जो कल करना है फिलहाल तुम केवल उसके बारे में ही सोचो। सुबह अमिता की आंख जल्दी खुल गई और चाय बनाने के बाद ट्रे में रखकर माँ बाबूजी को देने के लिए बाहर गई, मगर दोनों ही वहां रोज की तरह बैठे नहीं मिले उसे। खाली कुर्सियां देखकर अमिता ने सोचा, शायद कल रात की बहसबाजी के बाद माँ और बापूजी आज सैर पर न गए हों, लेकिन उनका कमरा भी खाली था। हो सकता है आज लंबी सैर पर निकल गए हों, तभी देर हो गई। मन में यह सोचते हुए अमिता नहाने चली गई। घंटे भर में दोनों तैयार हो गए, पर अब तक माँ बाबूजी का पता नहीं था। दिलीप और अमिता दोनों चिंतित थे कि आखिर वे बिना बताए गए तो गए कहाँ। अचानक अमिता को माँ जी की बात याद आई। पिछले ही महीने मोहल्ले में एक बच्चे के जन्मदिन के समय अपनी हम उम्र महिलाओं के बीच माँ जी ने हंसी में ही सही पर कहा जरूर था कि जिस दिन हमारा इस सांसारिक जीवन से जी भर जाएगा तो उसी दिन हम दोनों ही किसी छोटे शहर में चले जाएंगे और वहीं बुढ़ापा काट देंगे। सशंकित अमिता ने दिलीप को यह बात बताई तो वह बोला, नहीं नहीं अमिता, बाबूजी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वे मुझ पर क्रोधित हो सकते हैं, पर इतने गैर जिम्मेदार कभी नहीं हो सकते कि बिना बताए कहीं चले जाएं। हो सकता है सैर पर कोई परिचित मिल गया हो तो बैठ गए होंगे कहीं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, चलो हम चलते हैं। और दोनों कार में बैठकर नन्हे मेहमान को लेने चल दिए। रास्ते भर अमिता का मन बच्चा और माँ बाबूजी के बीच में उलझा रहा, लेकिन दिलीप के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। उमंग और उत्साह से भरपूर दिलीप के होठों पर सीटी की गुनगुनाहट ही बता रही थी कि उसे अपने निर्णय पर जरा भी दुविधा नहीं है। अमिता का उतरा हुआ चेहरा देखकर वह बोला, यार क्या मुंह लटकाए बैठी हो, चलो मुस्कुराओ, तुम हंसोगी तभी तो तुम्हें देखकर हमारा नन्हा मेहमान भी हंसना सीखेगा। नन्ही जान को आंचल में छिपाए अमिता व दिलीप दोनों ही कार से उतरे। घर का मुख्य दरवाजा बंद था, पर बाहर ताला न देखकर वे समझ गए कि माँ और बाबूजी घर के अंदर हैं। दिलीप ने ही दरवाजे की घंटी बजाई तो इसी के साथ अमिता की धड़कनें भी तेज हो गई थी। नन्ही जान को सीने से चिपटाए वह दिलीप को ढाल बनाकर उसके पीछे हो गई। दरवाजा खुला तो सामने माँ जी और बाबूजी खड़े थे। पूरा घर रंग बिरंगी गुब्बारों तथा फूलों से सजा हुआ था। यह सब कुछ देखकर दिलीप और अमिता दोनों आश्चर्य रह गए। आओ बहू, अंदर आओ, रुक क्यों गई, कहते हुए माँ जी ने बड़े प्रेम से नन्हे मेहमान को तिलक लगाया। बाबूजी ने आगे बढ़कर बच्चे को गोद में ले लिया। अब तो दादा दादी का बुढ़ापा इस नन्हे बालकृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर सुकून से कटेगा, क्यों निर्मला, कहते हुए बाबूजी ने बच्चे के माथे पर वात्सल्य चिन्ह अंकित कर दिया। बाबूजी के मुख से बाल श्याम शब्द सुनते दिलीप और अमिता ने एक दूसरे को प्रश्न भरी नजरों से देखा और अगले ही पल अमिता ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन बाबूजी, यह बेटा नहीं बेटी है। तो क्या हुआ, श्याम न सही श्यामा ही सही। बच्चे तो प्रसाद की तरह हैं, फिर प्रसाद चाहे लड्डू के रूप में मिले चाहे पेड़े के, होगा तो मीठा ही ना। और इसी के साथ एक जोरदार ठहाका श्यामलाल ने लगाया। दिलीप अब भी आश्चर्यचकित सा बाबूजी के इस बदलाव के बारे में सोच रहा था कि तभी वह बोले, क्यों बेटा, क्या सोच रहे हो? यही न कि कल राह का रोड़ा बने बाबूजी आज अचानक गाड़ी का पेट्रोल कैसे बन गए? हाँ बाबूजी, सोच तो मैं यही रहा हूँ, दिलीप ने हंसते हुए कहा। बेटा सच कहूँ तो आज मैंने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। मुझे तुझ पर गर्व है।
यदि आज तुमने अपने निश्चय से हिल जाते तो मैं टूट जाता। मैं तुम्हारे फैसले की दृढ़ता को परखना चाहता था और ठोक पीट कर उसकी अटलता को निश्चित करना चाहता था, क्योंकि ऐसे फैसले लेने वाले को सामाजिक जीवन में कई अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। समाज में तो हर प्रकार के लोग होते हैं ना। यदि 4 लोग तुम्हारे कार्य को सराहेंगे तो कुछ लोग टांग खींचने वाले भी मिलेंगे। तुम्हारे फैसले की तनिक भी कमजोरी भविष्य में तुम्हें पछतावे के दलदल में पटक सकती थी, और तुम्हारे कदमों का टगमगाना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि आने वाली नन्ही जान के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता था। बस केवल इसीलिए मैं तुम्हें जांच रहा था। देखा अमिता, मैंने कहा था ना तुमसे कि बाबूजी ऐसे तो नहीं है। मेरा विश्वास गलत नहीं था, दिलीप ने कहा। बेटा, तुम लोगों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। वह तो मैं तुम्हारे बाबूजी के कहने पर चुप्पी साधे बैठी रही। इन्हें परीक्षा जो लेनी थी तुम्हारी। मैं समझ सकती हूँ कि कल रात तुम लोगों ने किस तरह काटी होगी। इतना कहकर निर्मला ने पास बैठी अमिता को अपनी बाहों में भर लिया। वह तो ठीक है माँ जी, पर यह तो बताइए कि सुबह आप लोग कहाँ चले गए थे? मैं तो डर रही थी कि कहीं आप। अरे पगली, हम दोनों तो श्यामा के स्वागत की तैयारी करने गए थे। अमिता की बातों को बीच में काटते हुए निर्मला बोली। और अब तो हमारे चारों धाम यही हैं, श्यामा के आसपास। सचमुच श्यामा के किलकारियों में चारों धाम सिमट आए थे, जिसकी धुन में पूरा परिवार मगन हो गया था। और फिर वे खुशी से उनका स्वागत किए और अच्छे से रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।